So, good morning, good evening, good afternoon, whenever you guys are watching this lecture. This is CS Lavish Vyas reporting live from Aram Institute, and I'm back with a very new, very fresh lecture for you all. So, I welcome you all to this new lecture, to the very first lecture of a new chapter. ठीक है, that is accounts of company. अभी तक हम लोगों ने 8 चैप्टर की लेक्चर्स बहुत अच्छे से कवर कर रखी है, और अभी हम लोग जो है इस नए लेक्चर के लिए उसको चालू कर रहे हैं। एंड एज यू गाइस नो कि इसमें भी अच्छे खासे सेक्शंस है। ठीक है, तो हम लोग अपनी जो डेप्थ वाली बुक है, ठीक है, यू कैन यूज इट एज अ फास्ट ट्रैक ऑल्सो। तो हम लोग इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर रखी है एज पर योर मॉड्यूल। तो हम लोग इसी का यूज़ करके आगे बढ़ने वाले। तो सर, आते ना डायरेक्टली हम लोग इसमें, चलो चालू कर दे। सर ये तो बताओ, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक चालू होता है? देखो, सेक्शन 128 से 138 तक का पूरा कहानी कहाँ लिखा है? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर में। सर व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? दोस्त देखो, इसके बाद वाला चैप्टर ऑडिट है और इसके पहले अकाउंट्स। तो जहाँ अकाउंट्स खत्म होता है वहाँ ऑडिट, तो पहले अकाउंट्स चालू करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सीएसआर से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पढ़ेंगे, इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो बस ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कौन बनाते हैं, किसका जिम्मेदारी है, उसको साइनिंग कैसे होता है, ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है, सीएसआर क्या होता है, ठीक है, इसकी फाइलिंग कैसे होती है, ऑडिट, ये अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, एंड इंटरनल ऑडिट। तो ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ कवर करेंगे। चलो सर चालू करते हैं। तो सेक्शन 128 से चालू होती है कहानी। सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय द कंपनी। सर ये क्या बोलता है? सबसे पहले समझो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है। तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है सर? रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट? ऑल दी सम्स ऑफ मनी। एकदम इजी। रिसीव्ड, एक्सपेंडेड, जितना पैसा आया जितना पैसा गया, सेल्स और परचेज जो आपने किया, तो ये असेट और लाइबिलिटी जो आपकी है कंपनी की, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। सर इसी में आ जाता है कि बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर। हाँ, जैसे बुक्स एंड पेपर, और बुक्स और पेपर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डीड, वाउचर्स, ये सारी चीजें कवर होती है। अच्छा सर, अच्छी चीज बताओ ना, अच्छी चीज क्या है सर? देखो, हर कंपनी को क्या बनाना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितने साल का सर? हर साल का। अच्छा सर, कैसे रखना है? तो वो कैसा स्टेट ऑफ अफेयर्स दे रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, इसके अलावा सर किस बेसिस में बनाने? तो अक्रूवल बेसिस विथ फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग। समझ में आ रहा है? तो डबल एंट्री के बेसिस में आपको बनाना है। सर कहाँ पे रखना है ये बना के? तो बोलता है भाई हमेशा इन जनरल आपको कहाँ रखना है? रजिस्टर ऑफिस। सर कहीं और भी रखना चाह रहे साथ साथ तो रख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन 7 डेज के अंदर में आपको आरओसी को इन्फॉर्म कर देना कि मालिक हम लोग यहाँ पे भी रख रहे हैं। समझ में आया क्या? एकदम इजी। नेक्स्ट क्या है सर? तो नेक्स्ट है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। तो सर ब्रांच ऑफिस को भी रखना पड़ता है, हम रख सकते हैं क्या? यस। तो लिखा है शेल बी केप्ट एट द ब्रांच एंड प्रॉपर उसका समराइज रिटर्न आप लोग को पीरियोडिकली भेजना है कंपनी को। ठीक है, कहाँ पे? रजिस्टर ऑफिस में। समझो अगर मेरी आज अगर मैं मुंबई में हूँ, मुंबई के एक एरिया में मेरी रजिस्टर ऑफिस है और दूसरे एरिया में या कहीं और मैं अगर वहां पे अपनी ब्रांच ऑफिस खोल रहा हूँ, तो वहां से मेरे को पीरियोडिकल रिटर्न्स फाइल करने हैं अपनी रजिस्टर ऑफिस को। ठीक है, इसके अलावा सर क्या इसका इंस्पेक्शन हो सकता है? हाँ, कोई भी डायरेक्टर चाहे तो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी बुक्स कहाँ मेंटेन हो रही है? इंडिया के बाहर, तो उसका भी इंस्पेक्शन हो सकता है। हाँ, डायरेक्टर खुद इंडिविजुअली एग्जामिन करेगा, ना ही अपने अटॉर्नी, एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है सर, बुक्स कितने साल तक संभाल के रखनी पड़ती है? इन जनरल 8 साल के लिए संभाल के रखना पड़ता है अपनी। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर की जो बातें हैं सर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ। सीएफओ समझते हो? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या कोई और पर्सन जिसको इंचार्ज बनाया गया, इस चीज के लिए चार्ज किया गया, ड्यूटी दी गई है, तो वो पर्सन इसको मेंटेन करेगा, इसकी कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 5 लाख तक की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है सर, सेक्शन 129 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये क्या बोलता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं पहले ये समझो। देखो ये बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन जनरल समझ लो, जैसे यहाँ पे लिखा पी एंड एल, तो इसको इज्जत से लिखना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, बट ये तुमको फास्ट रिवीजन के लिए मैंने ऐसे लिखा है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप कंपनी के लिए देख रहे हो तो क्या होगा सर? सबसे पहले उसका बैलेंस शीट, उसका पी एंड एल, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर उनको एप्लीकेबल है, एज वेल एज एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो ये सब कुछ आपको मिला के क्या देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्हीं को मिला के हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिर क्या बोल रहे हैं सर? फिर ये बोलते हैं सर लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट ना ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट और ऐसी स्टार्टअप
ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप के तौर पे रजिस्टर्ड है, डीआईपीपी के पास एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन और ये सब को देखता है, जो लाइसेंस देता है कि आप स्टार्टअप कंपनी के तौर पे प्रॉपर रजिस्टर करके देता है, तो उनके पास जाओगे और उनसे आप ये लेके आओगे। अगर आप स्टार्टअप ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप के तौर पे रजिस्टर्ड है, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी या ओपीसी, तो इनको जरूरी मैंडेटरी नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। इफ दे वांट दे कैन, इफ दे डोंट। समझ में आया क्या? तो ये याद रखना, जनरली बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये पांचों को कहाँ कवर किया गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन सीएफएस बनाना हर कंपनी को मैंडेटरी नहीं। किन कंपनी को? इन कंपनी को। बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। इसके अलावा क्या होता है सर? फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन ऐसे तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ रखी है, बट फिर भी तो बड़ा इन जनरल यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर को क्या बोला है? हर साल जो 31 मार्च को खत्म हो रहा है वो फाइनेंशियल ईयर तो है, लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट है 1 जनवरी है उसके बाद, ठीक है, तो 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को उसका क्या होगा? साल खत्म होगा। सर इसके अलावा सीएफएस के बारे में बताओ ना, सीएफएस क्या होता है? सीएफएस कब बनाना पड़ता है? सर सीएफएस क्या होता है? जब कोई कंपनी की कोई सब्सिडरीज वगैरह होती है, एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी, ठीक है, या एसोसिएट्स यानी कि ग्रुप कंपनीज वगैरह है, तो उसकी जो मेन कंपनी है उसको जनरली क्या बनाना पड़ता है? सीएफएस। सीएफएस क्या होता है सर? दोनों तीनों जितनी भी कंपनीज है उन सबका कंबाइंड ग्रुप का रिकॉर्ड, कि एज अ होल आपने क्या किया, किसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है सर? एप्लीकेबल एज के अकॉर्डिंग। और ये कहाँ रखना पड़ता है सर? एनुअल जनरल मीटिंग में सामने मेंबर्स के सामने पेश करना पड़ता है। सर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, यस सर, तो हम लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, यस। यानी कि इसमें क्या आ सकते हैं सर? केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट दे आर सेइंग, ये बोले कि सर ऐसे तो अभी आपने बताया जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी, एसोसिएट वगैरह कंपनी है, तो उन कंपनीज को सीएफएस के तौर पे भी रिपोर्टिंग करनी है। दो स्टेटमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल्स के इन जनरल, आप समझ लो, एक होता है स्टैंड अलोन, एक होता है कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन मतलब मैं अपना खुद का बनाऊंगा। एग्जांपल, अगर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड केवल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो इट इज स्टैंड अलोन, और उसकी सारी सब्सिडीज, जियो एंड बाकी की सारी सब्सिडीज के मिला के अगर बना रही तो सीएफएस, ठीक है। तो सीएफएस कब आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है? तीन कंडीशंस यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सारी कंडीशंस को अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी। सब कंडीशंस फुलफिल होगी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। व्हाट इट इज सेइंग, कि या तो समझो, इट इज अ एग्जेम्पशन कब मिलेगा? इट इज अ होली और पार्शली ओन सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी, यानी कि मैं, मेरे को सीएफएस नहीं बनाना है अगर मैं होली या पार्शली ओन हूँ किसी और के द्वारा। समझ में आ रहा है? और मेरे सारे मेंबर्स ने क्या बोल रखा है, मेरे को राइटिंग में वो कर दिया है, अलाउ कर दिया है कि भाई अगर तुम सीएफएस नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। जनरली हम लोग सीएफएस किसके लिए बनाते हैं सर? मेंबर्स के लिए, मेंबर्स को शोकेस करने के लिए कि एज अ ग्रुप, एज अ होल हम लोगों ने कैसे परफॉर्म किया। तो अगर मेरे मेंबर्स ही मेरे को राइटिंग में लिख के दे रहे हैं, मतलब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे को नो ऑब्जेक्शन रिसीव हो गया है, ठीक है, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिंग इन एंड दे सेंड इन द राइटिंग, देन वी कैन गो अहेड विदाउट सीएफएस। पहला। सेकंड क्या बोल रहे हैं सर? इट इज अ कंपनी हु सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। सिंपल सीधी सी बात है भाई, ना ही मैं लिस्टेड कंपनी हूँ, ना ही मैं लिस्ट होना चाह रहा हूँ इंडिया या इंडिया के बाहर। क्यों सर? क्योंकि लिस्टेड कंपनी को तो मैंडेटरी है यार। देखो, लिस्टेड कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, उनका पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इन्वॉल्व होता है, तो उनको तो हम ऐसे एग्जाम नहीं कर सकते। तो ना ही आप लिस्टेड हो, ना ही आप इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, ठीक है, तो यू आर अलाउड। फिर बोल रहा है कि इट्स अल्टीमेट या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। ये क्या बोलना चाह रहा है? समझो, ये बोलना चाह रहा है कि जैसे समझो मेरी अल्टीमेट या मेरी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी अगर सीएफएस बना रही है और आरओसी को फाइल कर रही है, तो मेरे को फिर ये करना ही नहीं है ना। सिंपल सीधी सी बात है, ये तीन कंडीशंस आपको ढंग से पूरी करनी है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर नेक्स्ट बताओ ना, 120, अच्छा इसके अंदर की बात समझो। पेनल्टी ये बोला एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ या कोई और पर्सन, इसमें कुछ भी तीन पांच किया, गलत किया तो ये से ये तक की पेनल्टी लग जाएगी। ओके सर, 129 क्या लिखा है, किसके ऊपर नहीं लगता है? हमेशा याद रखना। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, बट आई होप, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दे कैन आस्क एंड दे विल आस्क द क्वेश्चन, तो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। किस चीज के लिए सर? इस चीज के लिए। इसके अलावा एक सेकंड रुकना, हाँ चलो। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? डिफेंस कंपनीज के ऊपर तो नहीं लगता है, ठीक है, तो इनको एग्जाम कर दिया गया है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, 129A, ये भी अच्छा देखो, ये ना बहुत टाइम से नहीं आया है, तो अगला जो भी अटेम्प्ट है ना उसमें आ सकता है। एक बार ये आया था सरप्राइजिंगली मई 22 या मई 23 में, ठीक है, जितना मेरा नॉलेज है, मेरे को जितना याद आ रहा है, तो उस अटेम्प्ट में जब आया था ना, तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आ जाएगा, बट आया था। तो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है आ जाए, तो प्लीज बी रेडी। सर ये कितना बड़ा प्रोविजन है, इतू सा,
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिखा है पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो जनरली क्या होता है, जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, उनको मैंडेटरीली अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करनी पड़ती है, ठीक है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर में। तो वो तो तुम लोग सीए फाइनल में पढ़ लोगे जब थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा सर अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अनलिस्टेड है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अलग से नोटिफिकेशन निकाल सकती है और बोल सकती है कि ठीक है, तू अनलिस्टेड कंपनी, फिर भी जनरली तो तू साल भर में देती है, लेकिन तू मेरे को पीरियोडिकल बेसिस में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के फाइल कर, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, जो भी हमने बोला, जैसे 3 महीना 6 महीना ऐसा समथिंग कुछ बोला तो बनाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको अप्रूवल लेनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और उसका अगर पॉसिबल है कंप्लीट ऑडिट तो कंप्लीट ऑडिट कराओ, ठीक है, ऑन दी सच फाइनेंशियल रिजल्ट, जैसे 3 महीना का हो गया ऐसा क्वार्टरली, ये नहीं तो रिव्यू करा के दे दो। अब ये सर ऑडिट और रिव्यू, हम लोग जब ऑडिट का रिवीजन करेंगे तब समझ में आ जाएगा तुमको, जिनको पता है उनको बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो वो वहां पे समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स ऑर्डर और ट्रिब्यूनल। अब समझो 130 और 131 ये दो एक तरीके से ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्शन में, तो 130 पहले समझते हैं। तो 130 क्या बोलता है? रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन द कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे तो गाइस वीडियो को लाइक करना, और बिंदास आप मुझे मैसेज करना मेरे नंबर पे, ठीक है, तो मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा। दिस नोट्स आई एम गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छा, बहुत फास्ट, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, बिलीव मी। नेक्स्ट है सर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन द कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर? एग्जांपल समझो, अगर आज कोर्ट या ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि ब्रो तुम लोगों ने जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब अकाउंट्स जो बनाए थे ना, ये किस सेंस में बनाए थे? फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंट मैनर में, या आपके जो अफेयर्स थे, आपके जो अकाउंट्स थे वो मिसमैनेज हुए, अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज रिलेटेड टू अकाउंट्स, मतलब अपने अकाउंट्स के रिगार्डिंग अपने अफेयर्स, यानी कि आपने ढंग से नहीं किया, 3 5 किया, तो फिर यार उनकी जलेगी ना, दे वर बी वेरी गुस्सा, ठीक है, तो उन लोग का दिमाग खराब होगा। तो फिर क्या लिखा है? एप्लीकेशन टू बी मेड बाय ट्रिब्यूनल को कौन एप्लीकेशन दे रहा है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या इनकम टैक्स अथॉरिटी, या सेबी, या कोई और रेगुलेटरी बॉडी, या कोई और पर्सन। कोर्ट और ट्रिब्यूनल को अगर एप्लीकेशन देंगे कि मालिक इनके अकाउंट्स या तो ऐसे हुए हैं फ्रॉडुलेंटली या मिसमैनेज हुए, तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल सब देखने के बाद ऑर्डर पास करेगा कि हाँ यार तुम्हारे अकाउंट्स को ओपन करो, ठीक है। तो लिखा है, अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद नोटिस टू बी सर्व टू दी एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट को नोटिस भी सर्व होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या पास किया जाएगा? ऑर्डर। मतलब दोनों पार्टीज को हियर करते, कंपनी और जो भी मेरे खिलाफ, समझो जैसे मैं कंपनी हूँ और अगर सेबी बोल रहा है या इनकम टैक्स अथॉरिटी बोल रही है कि हमने पास्ट ईयर में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए उसमें जानबूझ के प्रॉफिट कम दिखाया करके टैक्स भी कम होना है हमारा, ऐसा समथिंग कुछ, एंड दे हैव अ वैलिड रीजन, तो दे कैन आस्क दी कोर्ट और ट्रिब्यूनल कि मालिक ऐसे ऐसे है, तो मालिक फिर जो ऑर्डर पास करेंगे वो चलेगा। लेकिन सर कितने साल तक का ओपन हो सकता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोल रहे हैं सर कोई भी ऑर्डर जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल पास करेगी वो 8 साल से और पहले के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन रिकास्ट करने के लिए नहीं करेगी। मतलब समझो जनरली हमको 8 साल तक क्या करना पड़ता है? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन जनरल संभाल के रखना पड़ता है, प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, अभी ऊपर पड़े थे। तो बोल रहे कि हाँ, तो भाई अब समझो अगर आज कभी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल बोलेगी भी कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल तक का ओपन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, उसको सही करवाना या कुछ भी जो उसमें, तो यार 8 साल तक का ही तो मैं संभाल के रखूंगा ना, तो 8 साल तक का ही वो लोग क्या करेंगे? बोलेंगे। या अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे को कभी ऑर्डर पास करके बोला था कि नहीं तू 12 साल की रखना स्पेसिफिक मेरे को, तो मेरे को रखना पड़ा होगा, तो मैंने रखा होगा, तो फिर मेरा 12 साल 15 साल कितने भी साल का हो सकता है, तो फिर उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लॉन्गर पीरियड बोला था तो लॉन्गर पीरियड भी वो लोग फॉलो कर सकते। आया क्या समझ में? आया ना सर? इसमें क्या ही कंफ्यूजन था? कोई दिक्कत नहीं। तो अभी 131 पढ़ो। तो 131 में क्या बोला सर? वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। अभी यहाँ पे क्या बोला? ऊपर हमने अकाउंट्स की बात करी, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट की बात हो रही है। वहां पे क्या था? वहाँ कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अपन लोग उसको क्या कर रहे थे? रीओपन रिकास्ट वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे हम खुद वॉलेंट्रली, हमको कंपनी को लग रहा है, कंपनी को क्या लग रहा है कि पिछले 3 साल में कभी भी अगर हम लोगों ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं या जो बोर्ड रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, वो जो है ना, ठीक है, उसमें हम लोगों से कुछ गलती हुई है, मतलब हम लोगों ने सेक्शन 129 या 134 की जो गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए एक्ट के अंदर जो बातें लिखी है, हम लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया है। लेकिन आज हम लोग को लग रहा है कि हमसे गलती हो गई है, तो हम लोग अगर जा रहे हैं, कौन लोग? डायरेक्टर लोग किसके पास जा रहे हैं? ट्रिब्यूनल के पास। और ट्रिब्यूनल को ऐसे गुहार लगा रहे हैं कि मालिक गलती हो गई है, प्लीज हमको एक बार मौका दो सही करने का। तो ट्रिब्यूनल को सब सही लगेगा तो मौका देगा, ठीक है। और ये जो भी ऑर्डर है ना, रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको स्टार को फाइल करना है, ठीक है। और इसकी सर्टिफाइड कॉपी जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया था वो भी आपको फाइल करनी 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को, ठीक है। और ये बता देना। अब लिखा है सर, ये अब देखो कुछ खास खास बात है क्या बोले, ये जो रिवीजन होगा ये जनरली क्या होता है? वॉलेंट्री। जनरली क्या है? वॉलेंट्री रिवीजन है। स्टार्टिंग ही सेक्शन का क्या है? वॉलेंट्री रिवीजन है, तो आप खुद से जा रहे हो। सेकेंड है
इट शेल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल मोर देन वंस ही नहीं है, तो बार बार यही थोड़ी ना करते रहोगे। फिर लिखा है एप्लीकेशन शेल कंटेन ऑल द डिटेल्स। ऑफ कोर्स यार, आपका रीजन बताओ ना कि वाई आर डूइंग दिस, रिवीजन के लिए क्यों आप हमारे पास आ रहे हो, तो ये बताना पड़ेगा। इसके अलावा सर, इसके अलावा बोला कि सर एडवर्टाइज द एप्लीकेशन फॉर 14 days बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग। ऑफ कोर्स ये लिखा है। इसके अलावा ये जो दो पॉइंट लिखे ना, प्लीज ये दो पॉइंट पढ़ो एक सेकंड। आया समझ में? इजी क्या हो रहा है, ट्रिब्यूनल को नोटिस भी तो देना है। किसको? टू दी ऑडिटर ऑफ द ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझो ऐसा हुआ कि जब 2 साल पहले बनाए गए थे ना, तब मिस्टर एलवी ऑडिटर थे। तो मिस्टर एलवी को क्या देगी ट्रिब्यूनल? नोटिस देगी। क्यों? सर इसमें एलवी क्यों इन्वॉल्व है, उन्होंने तो ऑडिट किया है। अरे भाई लेकिन जिस साल का ऑडिट किया वो किसके बेसिस में किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस में। तो उस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसमें मिस्टर एलवी ने अपना ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन अब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप चेंज कर रहे हो, तो वो ऑडिट रिपोर्ट भी वैलिड थोड़ी ना होगी। तो उसको भी नोटिस देंगे और उनसे भी उनका रिप्रेजेंटेशन और ये सब मांगे, इन लोगों से पूछेंगे। जो भी रिप्रेजेंटेशन आएगा उसके बाद ही क्या होगा, कोई ऑर्डर पास होगा। है ना? ठीक है, और इसका नोटिस इंग्लिश और वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में दे देंगे। सर क्या बात है, मजा ही आ गया। नेक्स्ट सेक्शन में आ जाओ यार, चलो। ठीक है, मतलब ये जो मैं रिवीजन तुमको करा रहा हूँ, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग इन डेप्थ पढ़ रहे हैं और फास्ट बेसिस में भी पढ़ रहे हैं, सो डेट एग्जाम के टाइम भी अगर तुम इसको दूसरी तीसरी बार फिर से देखो तो इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। हम छोड़ कुछ नहीं है, हम कोशिश करें कि ऑलमोस्ट सब चीजें कवर कर ले। चलो आ जाओ 132 नफरा। अभी तुमने रिसेंट अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन देखा होगा, पावर्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, तो नफरा के ऊपर क्वेश्चन है। तो सर ये सेक्शन क्या है 132? ये बोलते हैं एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके नोटिफिकेशन निकाल के एक अथॉरिटी बनाएगी, उसका नाम होगा नफरा। वो काय में डील करेगी? नए नए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने में। इसके अलावा मतलब बनाती के सर ये रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, मतलब होता क्या है, आईसीआई ड्राफ्ट बनाती है, वो ड्राफ्ट समझ लो गवर्नमेंट को देती है, गवर्नमेंट फिर नफरा को बोलते हैं, ए नफरा सुन ना, ये जो आईसीआई मेरे पास सारे ड्राफ्ट लेके आई है ना, इसके ऊपर तू तेरे रिकमेंडेशन दे ना, तू भी तो एक एक्सपर्ट बॉडी, मैंने तेरे को इसी काम के लिए तो बनाया है। यही काम है क्या सर? हाँ। तो नफरा का काम क्या? रिकमेंडेशन देना। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसके रिगार्डिंग? कि नए अकाउंटिंग नए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, उनको ले डाउन करना, उनके रिगार्डिंग जो भी सही चीज लगती है वो। इसके अलावा समझो सर कि हमको बनाने के लिए रखी है क्या अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को? नहीं, बनाने के लिए इम्प्लीमेंट करना है। तो मॉनिटर करना, देखते रहना और एनफोर्स कराना कि ये सामने वाला बंदा फॉलो कर रहा है कि नहीं, कंप्लायंस कराने के लिए। इसके अलावा सर ये बताओ कि कौन सा प्रोफेशन एसोसिएट है? समझो सीए का प्रोफेशन जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ? इसके कंप्लायंस को कराना। भाई अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने कराने की जिम्मेदारी एक तरीके से समझो सीए की है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो सीए ही फॉलो करेंगे स्टेचुटरी ऑडिट में। समझ में आ रहा है? तो बोल रहे उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस देखना ब्रो, कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि डमी ऑडिट तो नहीं कर रहे, या दे आर नॉट डूइंग एज पर दी एक्ट, एज पर दी स्टैंडर्ड्स। तो वो देखना उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है या कुछ और इम्प्रूवमेंट्स की नीड है तो वो सजेस्ट करना। इसके अलावा कोई और रिलेटेड फंक्शंस। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एनएफआरए, नफरा। तो लिखा है सर कंपोजिशन ऑफ नफरा क्या है? तो पहला है सर चेयरमैन अपॉइंट, चेयरपर्सन। इसमें कौन कौन आएगा सर? एकदम इजी है, देखो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, फटाक से पढ़ो। एक चेयरपर्सन होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसके अलावा मैक्सिमम 15 मेंबर्स होंगे जो फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। ठीक है, एक चीज समझो, अगर आज तुम और मैं अगर नफरा के मेंबर बनेंगे तो अपने को क्या देना पड़ेगा? एक अपने इंडिपेंडेंस का या लैक ऑफ इंटरेस्ट का, मतलब कि हम लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग एकदम इंडिपेंडेंस है, उसका एक डिक्लेरेशन देंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, ये बोलना चाह रहे भाई जो चेयरमैन है और इसके अलावा बाकी सारे मेंबर जो नफरा के बोर्ड में अपॉइंटेड है, दे शुड बी सच पर्सन्स। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है एक दो, और उनका जब अपॉइंटमेंट होगा तो वो किसी और फर्म के साथ एसोसिएट नहीं, ऑडिट फर्म के साथ। इसके अलावा मेन बात तो ये नहीं है, मेन बात ये है कि जिस दिन आप ये छोड़ दोगे नफरा के, आप टेन्योर खत्म हो जाएगा, आप मेंबर नहीं रहोगे, तो उसके 2 साल बाद तक भी आप किसी और ऑडिटिंग फर्म को ज्वाइन नहीं करोगे। वाई सर? अरे जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस को टॉप में रखना है, क्वालिटी को मेंटेन रखना है। ऐसा तो नहीं है जब आपने ये जब नफरा के मेंबर थे या बोर्ड में इन्वॉल्व थे तो आपने किसी को फेवर करते हुए डिसीजन दिया, किसी को डाउट ना हो जाए। ठीक है, दैट इज वाई, मतलब एक तरीके से आपके इंडिपेंडेंस लैक ना हो, लोगों को वो ना लगे, दैट इज वाई वो मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है। दैट इज अ कंडीशन। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव बॉडी जो नफरा की होगी, ठीक है, वही उसकी फंक्शनिंग वगैरह देखिएगी। इसके अलावा सर ये तुम खुद पढ़ लोगे। ठीक है, ये क्या है सर
इधर आओ, पार्ट टाइम मेंबर्स में कौन कौन आएगा, ये ऐसा लिखा है इसमें, ये लोग होते हैं, ठीक है। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अलग अलग बोर्ड, अलग अलग अथॉरिटी। जैसे हमारे आईसीआई के प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, सेबी के से एक जन जो मेंबर बनेगा, आरबीआई से, सीएजी से, ठीक है, एक मेंबर जो एमसीए का रहेगा वहाँ का, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का, ठीक है, एक्स ऑफिशियो, और दो एक्सपर्ट्स, ये सब कुछ। इसके अलावा सर, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बोर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ नफरा। अच्छा सर, नफरा को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है? यस, इट्स एन अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, सो दे हैव उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए, तो वो अपना हिसाब किताब मेंटेन करेंगे। कौन करेगा? सीएजी के साथ कंसल्टेशन करके, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बताएगी वैसा आपको मेंटेन करना है उस तरीके से। इसका ऑडिट भी कौन कराएगा? सीएजी। और इसकी रिपोर्ट किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पेश करेगी? दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। वाओ सर, वी लाइक इट, ग्रेट। चलो आ जाओ नफरा के पावर्स में। नफरा की पावर क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, या तो सुओ मोटो खुद से, या कोई और उसके पास आया, उसको एप्लीकेशन दिया और उसको बोला कि मालिक हम लोग चाह रहे, कौन? मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट या कोई और पर्सन, तो वो करेगी। किस चीज का? प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किसका? कोई सीए या सीए की फर्म का। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? एक बार अगर कोई चीज को किसने चालू किया चेक करना? नफरा ने। तो कोई और बॉडी अथॉरिटी आके उसके बीच में अपना टांग नहीं अड़ाएगी, नफरा चेक करेगी। नफरा विल बी हैविंग अ गुड पावर, ठीक है। तो लिखा है नो द अथॉरिटी कैन इनिशिएट कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स वेयर नफरा हैज इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन। तुमको देखिए, मेरे एग्जाम में ऐसा वाला एक बार क्वेश्चन आ रखा है, जब मैं अपने टाइम पे एग्जाम देता था, जब मैंने क्वालिफाई नहीं किया था, ठीक है। तो मेरे भी इंटरमीडिएट लेवल भी आया था, मेरे को अभी भी याद है, ठीक है। तो यू गाइस शैल आल्सो बी रेडी, कभी आ सकता है क्वेश्चन, नो वन नोस। फिर लिखा है सेम पावर्स एज दैट ऑफ सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सूट। अच्छा, आप समझो, जैसे कि सिविल कोर्ट के पास पावर होती है ना, कोर्ट में जैसे डीलिंग होती है, सारी हियरिंग्स होती है, तो क्या क्या पावर होगी सर? सबसे पहले समझो समनिंग, किसी को बुलाना और अपने सामने पेश करना। तो समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनिंग देम ऑन द ओथ। समझ में आ रहा है? जैसे कोर्ट्स में नहीं होता है वैसा, तो ये ऐसा ओथ वाला ऐसा नहीं होता आज की डेट में। आजकल की डेट में सब एफिडेविट और डिक्लेरेशन के दम पे होता है। जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। फिर सर, अगर मेरे को लगता है आपके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट है, तो मैं उसको डिस्कवर और प्रोड्यूस मेरे सामने करने बोलूंगा। इसके अलावा सर, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट, इसके लिए बोलूंगा। मैं आपके लिए ऑर्डर पास करूंगा फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वो सब कुछ, ये सब नफरा का पावर है। इसके अलावा अगर किसी का प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट प्रूव हो गया, तो भाई तुम गए। समझ में आ रहा है? ये क्या बोलते हैं, कितने से कितना पेनल्टी लगाएगा? 1 लाख से 5 टाइम्स तक ऑफ फीस रिसीव्ड, अगर आप इंडिविजुअल सीए थे या प्रोफेशनल थे। इसके अलावा अगर आप फर्म थे, तो 5 लाख से 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव, जिसके रिगार्डिंग आपने कुछ घपला या कम ज्यादा किया या ढंग से फॉलो नहीं किया। इसके अलावा सर, आपको चाहे तो आपकी एक तरीके से डिग्री पे बैन लगा देगा या डी बार कर देगा आपको कोई काम करने से। कौन सा? ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल ऑडिट का। इसके अलावा वैल्यूएशन करने से भी रोकेगा, रजिस्टर वैल्यूअर वाली जो सर्विस होती है, ठीक है, वो कितने महीने के लिए? कम से कम 6 महीने से लेकर मैक्सिमम सबसे भारी 10 साल तक के लिए। एक तरीके से आपके राइट छीन लिया ना, तो भाई कितनी बड़ी बात है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो एवरीथिंग फ्रॉम नफरा। इसके अलावा सर, ये क्या, ये बोलते हैं नफरा, ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लेंथी, थोड़ी सी ज्यादा चीजें, बस एक बार ओवरव्यू करके अच्छे से याद रखना। फिर क्या बोलते हैं, नफरा का पावर ही क्या? मॉनिटर एनफोर्स कराना, एएस और ऐसे हम लोग फॉलो करेंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विस देखना प्रोफेशनल्स की, और जहाँ इन्वेस्टिगेशन की नीड है वहाँ इन्वेस्टिगेट करना कि ऑडिटर ने कोई मिसकंडक्ट किया है क्या। अब ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं भाई कंपनी जो लिस्टेड है उनके ऊपर नफरा के रूल्स लगेंगे, ठीक है, इंडिया, इंडिया के बाहर। इसके अलावा कोई अनलिस्टेड कंपनी जिसका कैपिटल 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, और लोन्स, बोरिंग, डिवेंचर, डिपॉजिट्स 500 करोड़, इसके ऊपर अगर जा रहा है, ठीक है, तो दे नीड टू, इसके ऊपर इतना है, इसके ऊपर जा रहे हैं तो दिन टू फॉलो नफरा, नफरा इनके ऊपर लगेगा। इसके अलावा कोई ये वाली कंपनी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, इनको भी लगेगा। इसके अलावा कोई और बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन, ठीक है, जिसको नफरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में नफरा का लगाने के लिए बोल दिया, तो नफरा लगेगा उनके ऊपर। इसके अलावा ये तो ऐसी पॉइंट है, वो कंसोलिडेटेड इनकम का टोटल 20% अगर कोई कंपनी कर रही है, ठीक है, उसकी सब्सिडी एसोसिएट, तो उसके ऊपर भी लगेगा। समझ में? मतलब अगर आप मेरी एक सब्सटेंशियल सब्सिडी होल्डिंग सब्सिडी वाला कंपनी हो, तो आप मेरे ओवरऑल कंसोलिडेट नेटवर्थ या कंसोलिडेट इनकम का एक अकेली वो सब्सिडी 20% ला के दे रही है, तो वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर भी रूल्स लगते हैं वो, ठीक है। काम का चीज़ क्या है सर? काम का जिसके ऊपर भी लग गया उसको क्या फाइल करना है? नफरा वन। और भी सर अच्छा बताओ ना, अच्छा चीज़ ये है, ये बोलते हैं सर एक बार नफरा लग गया तो कितने साल तक उसका वो चलेगा? 3 साल। सर 3 साल मतलब, मेरी बात समझो, जैसे कि हुआ क्या, अब जब तक ये लिमिट में हो तब तक तो आपके ऊपर नफरा लग ही रहा है। कोई भी एक लिमिट को टच कर दिया, आप लिस्टेड हो गए, ये हो गए, हो गए। समझो मैं लिस्टेड था करके मेरे ऊपर नफरा लग रहा था, अब मैं अनलिस्टेड हो गया, डिलिस्ट हो गया, तो क्या मेरे ऊपर नफरा लगेगा? बोलते हैं हाँ।
सर कितने साल तक? मैं तो लेकिन डिलिस्ट हो गया हूँ। तो बोलते डिलिस्ट भी हुआ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल तक तेरे ऊपर उसके बाद भी क्या लगेगा, नफरा लगता रहेगा। अगर तू जिंदा है, तू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इट विल बी एप्लीकेबल। एक बार आए तो 3 साल के लिए, मतलब समझ लो आपको रखना ही है। अगर आप कंटिन्यू करो जब तक तब तक रहो, अगर अपनी एक भी थ्रेशोल्ड भी कम हो गया तो भी 3 साल तक ये चिपका रहेगा, ठीक है। फिर सर नफरा की मीटिंग कहाँ होती है? न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है वहाँ, इसके अलावा जहाँ जहाँ उनको मिलना है वो वहाँ मिल सकती है। सर्च टाइम और प्लेसेस में मिलेंगे जो उनको सही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सर क्या है फंक्शंस, इनका काम ही क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना। किसके? इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स या अदर जो लोग एसोसिएटेड है, ठीक है। इनको क्या देना? हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के, ठीक है, जिससे कि सब चीज़ अच्छे से हो पाए, अकाउंटिंग फंक्शंस जो परफॉर्म करी कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट सही से रिपोर्ट हो पाए। इसके अलावा क्या करना है सर? ये सब कुछ, यही सब पॉइंट तो अभी पढ़ के आए क्या? एक बार देखो तो फटाक से सारे पॉइंट्स, फटाक से एक बार रीड मारो, फटाक से पढ़े। हाँ चलो पढ़ो इसको, एक सेकेंड, एक सेकेंड पढ़ना। तो सॉरी, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ना मेरी फोटो नहीं दिख रही, नो इश्यूज, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। चलो आओ। तो 133 में सर, लेकिन आपकी फोटो नहीं दिखी। अरे मेरी फोटो देखना है तो जाओ ना ब्रो, इंस्टाग्राम में जाओ, एक नंबर फोटो डाल रखी है मैंने, ठीक है। मस्ती पार्ट, जोको पार्ट, चलो आ जाओ, ठीक है। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी, मैं एक काम आ गया था तो मैं उस नाम से बाहर हो गया, ओके। सेक्शन 133 क्या बोलता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगी, ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कैसे स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो रिकमेंड करेगी आईसीआई, कंसल्ट करेगी नफरा से और फिर उसको डिक्लेयर कर देगी। मतलब आईसीआई ड्राफ्ट बनाएगी समझो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलेगी? ए नफरा, तेरे को मैंने बनाई इसलिए किस चीज़ के लिए? रिकमेंडेशन देने के लिए, देना यार, सब सही है कि नहीं। जो भी नफरा देगी और दोनों के बीच में जो भी फाइनल होगा फिर उसको इशू कर दिया जाता है, मतलब दोनों तीनों से मिलके। लेकिन सर जब तक नफरा नहीं बनती तब तक क्या थी? नकास। नकास क्या थी सर? नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहले एक्चुअली नफरा का पुराना नाम ये था समझ लो, अभी नफरा ये नई अथॉरिटी बन गई है ऐसा। लेकिन उस टाइम पे क्या था, इसका नाम ही केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखते तो थोड़ा सा वेग था। तो हमने क्या बोला, नफरा लिख दिया। नफरा में दोनों एएस और ऐसे दोनों आ गया, समझ में आ गया थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑथेंटिकेशन, सेक्शन 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट के बारे में। ये वजह से इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक बोर्ड रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और डीआरएस के बारे में पढ़ेंगे। ये है क्या सर? ये बोलते हैं सर सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाते हो, देखिए 129 में पढ़े थे ना, उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा सर? साइन कौन करेगा सर? तो लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ में कौन करता है? चेयरपर्सन। और सीओ सीएफओ, दो डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, और अगर कंपनी में सीएस है तो सीएस। आया क्या समझ में? नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं सर कि इन केस ऑफ ओपीसी कौन साइन करेगा? जो भी उसका एक डायरेक्टर होगा वो उसकी ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर देगा। इसके अलावा सर हर ऑडिट रिपोर्ट के साथ किसके साथ अटैच होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। और ये सब भी रहेगा। सर मजेदार चीज बताओ ना, बोर्ड रिपोर्ट एकदम इजी, डैम इजी। सर डैम इजी है ये, हाँ बहुत इजी है। देखो क्या लिखा है, लिखा है बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, शेल बी प्रिपेयर्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंड अलोन बेसिस, ऑफ कोर्स सीएफएस के बेसिस में नहीं बनाते हम लोग स्टैंड अलोन। तो लेकिन सर फिर बाकी सब्सिडी एसोसिएट की केवल जो हाईलाइट ऑफ परफॉर्मेंस, ये क्या बोलना चाह रहे हैं समझो, जैसे कि अगर कोई मेरी सब्सिडी है, सब्सिडी एक्स, समझो मैं कंपनी ए हूँ और मेरी कोई सब्सिडी एक्स है,
कोई वाई है और कोई जेड है, तीन सब्सिडी। तो इनके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जैसे साल भर में इसने समझो बहुत अच्छा कुछ करा, इसने बहुत खराब किया या कुछ भी, तो इसकी बेसिक जो मेन पॉइंटर्स है केवल वो बता दो यहाँ पे इसके बोर्ड रिपोर्ट में। ठीक है, बाकी अपना पूरा बता दो। क्या क्या बता दो सर? नंबर ऑफ मीटिंग कितनी हुई, ठीक है, इसके अलावा DRS जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कंपनी कैसी चल रही है, वेब एड्रेस, यहाँ पे एनुअल रिटर्न का लिंक है, ठीक है, एनुअल रिटर्न पड़ा है। इसके अलावा अकाउंट जो ऐसा अमाउंट जो हम लोग रिजर्व्स में डालने वाले, कैरी फॉरवर्ड करने वाले, डिविडेंड कितना देने वाले हैं, ठीक है। और अगर कोई फ्रॉड, कौन रिपोर्ट किया, ऑडिटर, जो हम लोग किसको नहीं बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा फ्रॉड बताते हैं, 1 करोड़ के ऊपर वाला। जिसको ये नहीं पता है डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। और 1 करोड़ से कम वाला, 1 करोड़ से कम वाला किसको बताते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपनी इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन दी, उसके बारे में पॉइंट आ जाएगा। और अगर समझो ऑडिटर ने, CA में लोग जो CA और CS, इन लोगों ने जो भी अपनी रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क दिया है या डिस्क्लेमर का रिमार्क दिया है, तो उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकाउंटेबल होते हैं ना, तो दे नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स कि भाई ये ऑडिटर नहीं, इतने बड़े आदमी नहीं, ठीक है, हमारे को ऐसा ऐसा क्यों दिया, हम लोग अकाउंटेबल आपके साल भर में पैसे को कैसे यूज करिए, ऐसा। इसके अलावा अगर कंपनी ने कोई CSR के ऊपर पॉलिसी बनाई है, कोई इनिशिएटिव लिया है तो वो बता दो, साल भर में लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट किया है तो वो बता दो, बड़े भारी कोई चेंजेस या कमिटमेंट्स में चेंज हुआ है तो ये बता दो। इसके अलावा अगर हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन या फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग, इनकमिंग एंड आउटगो, मतलब कितना कमाया कितना गया, इसका हिसाब किताब बता दो। कंपनी के अंदर अगर रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी है तो वो बता दो। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो शायद ऑलमोस्ट हर बच्चा छोड़ देगा, ठीक है, ये बोलता है कि भाई अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 25 CR के ऊपर है, तो आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, अपनी कमिटी का और सारे इंडिविजुअल डायरेक्टर्स का, सबका एज अ होल बोर्ड का, ठीक है, आपको क्या कराना है, फॉर्मल एनुअल इवेल्युएशन। इसका मतलब क्या है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टाइप से समझ लो कि बोर्ड का ओवरऑल एनुअल इवेल्युएशन होना चाहिए, बोर्ड ने कैसा परफॉर्म किया, कैसा नहीं, अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया। जैसे अपन बचपन में छोटे थे तो अपने को वो होता था ना, 8th 9th में अपना एनुअल मीटिंग होता था, जिसमें पेरेंट्स आते थे, रिजल्ट्स मार्कशीट आती थी और बत्ती पड़ती थी फिर अपने को, ठीक है, बस वैसे ही। तो ये भी है, ओवरऑल हिसाब किताब देंगे। फिर ऐसा सच अदर मैटर्स जो कहाँ बताया गया यहाँ पे, जैसे कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स अगर मेंटेन करने, जिन कंपनीज के ऊपर 148 लगता है, ठीक है, तो वो आप बता देना, ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, तभी तो कॉस्ट ऑडिट होता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप क्या बता देना, फिर ये बता देना क्या नाम से, पॉश के ये सेक्सुअल हरासमेंट वाली जो एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, ठीक है, तो उसमें अगर कोई साल भर में कंप्लेंट आई है तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व करें, उसके बारे में चीज़ें बता देना। और अगर आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन कहाँ दिया गया है, IBC में, और उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगर चल रही तो वो, ठीक है। और अगर कोई वैल्यूएशन में डिफरेंस आया है रिगार्डिंग दिस तो ये बता देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर आओ, नेक्स्ट में आ जाओ। लेकिन सर अगर आप OPC और स्मॉल कंपनी, तो यहाँ एवरेज फॉर्म ऑफ रिपोर्ट देनी पड़ती है, बोर्ड रिपोर्ट। एवरेज तो क्या होती है सर, एवरेज मतलब छोटी समरी, तो आप जनरली ये सब चीज़ें बताते हो, ठीक है, जो ऊपर वाले पॉइंट में लिखे थे। रूल की बातें नहीं लिखना, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है सर, नेक्स्ट आता है DRS, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना सर, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी शॉर्ट नोट या डायरेक्ट क्वेश्चन या कहीं से भी कोई तो भी फॉर्म में पूछ लेगा। ये क्या है सर, बहुत ईजी है, जो मैं हिंदी बोलूंगा इंग्लिश में याद रखना। ये बोलते हैं DRS बनाएंगे, मतलब डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब डायरेक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट देंगे। क्या स्टेटमेंट देंगे सर, कि साल भर में जो भी हम लोगों ने एनुअल अकाउंट्स बनाए उसमें क्या फॉलो किया, AS फॉलो किया है। और अगर हम लोगों ने AS फॉलो नहीं किया, मतलब कोई बड़ा वाली डिपार्चर हुआ है, कोई तो भी हम लोग को ऐसा फॉलो करना था, हमने ऐसा फॉलो किया, राइट जाना था हमने लेफ्ट गए, मतलब कुछ तो भी कम ज्यादा किया, तो उसके बारे में रीजन दे दो, एक्सप्लेनेशन दे दो। और हम लोगों ने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है, अप्लाई की है, वो कंसिस्टेंटली की है, जो भी जजमेंट लिए वो सब अनरीजनेबल है, कोई भी अनसर्न हम लोगों ने जजमेंट्स नहीं लिए, मतलब बहुत सोच समझ के रीजनेबल जजमेंट्स लिए हैं जब हमने अकाउंट्स बनाए। और आप बता देना कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसा है, P&L की सीन क्या है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा है, हम लोग जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली कर रहे हैं, सफिशिएंट केयर रख रहे हैं, असेट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं, और फ्रॉड को होने से प्रिवेंट और डिटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी एनुअल अकाउंट्स है वो हम लोग गोइंग कंसर्न के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टर्स, अगर आप लिस्टेड कंपनी के केस में एक और चीज क्या बताएंगे, हम लोग हमारी कंपनी में क्या फॉलो कर रहे हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, और हमारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर एडिकेट है और ढंग से चल भी रहा है, जिंदा भी है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टर्स क्या बताएंगे कि हम लोगों ने सारे रूल्स, एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशंस का प्रॉपरली क्या किया, कंप्लायंस किया है। समझ में आया क्या, आई होप आ गया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 135 CSR। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सर ये CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो होप सो आप लोगों ने यहाँ तक का पार्ट पूरा देख लिया है, ये देख लिया है तो जस्ट इसके नीचे आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक बार में मैं आपको बर्डन नहीं दे रहा,
दो पार्ट में हम लोग इसको कवर कर दे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो एक बार इधर देखो, हाँ आई एम बैक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप एवरीवन, सब लोगों ने इसको अच्छे से देख रखा है, मजा आया होगा। कहीं कोई दुख दर्द पीड़ा हो, यानी कि कुछ नहीं आया समझ में, ठीक है, या कोई और डाउट हो, बिंदास मेरे से कनेक्ट हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, चलो बाय।